हे वियर्स, माई सेल्फ हर्षिका। तो मैं आपको आपके डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी विद एमडी डिपार्टमेंट, जिसमें मैंने कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखी हैं, बट अब हम एक सिस्टमेटिक वे से चलेंगे जिसमें हम 6 पेपर कवर करेंगे, सारे यूनिट्स और सारे सब टॉपिक्स को लेके लाइन वाइज। तो इस वीडियो में हम करेंगे पेपर नंबर 1 से स्टार्ट, जिसमें शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 1 से। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूनिट नंबर 1 में 5 सब टॉपिक्स हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1.1 की, जिसमें हमें बात करनी है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की। अब आपको दिख रहा होगा कि ये नोट्स में काफ़ी ज़्यादा डीप में दे रखा है। लाइक डिप्लोमा लेवल पे इतना ज़्यादा डीप में करने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना डिप्लोमा लेवल पे करने की ज़रूरत है मैं आपको उतना ही कराऊंगी। आई गारंटी कि जितना मैं समझा रही हूँ उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गूगल से निकाले नोट्स है एज कैन सी, लेकिन डिप्लोमा में इतने डीप में नहीं पूछता। अगर आप बीएड करोगे स्पेशल एजुकेशन में तो हो सकता है कि आपको सेम टॉपिक्स और ज़्यादा डीप में जाके करने की ज़रूरत पड़े, बट आपको डिप्लोमा लेवल पे इतना ज़्यादा डीप में करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मीनिंग लेके चलते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको 2-3 चीज़ें हैं, वही याद रखनी है, सारी चीज़ें नहीं समझने की ज़रूरत। जो है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर कोई भी पर्सन डिसेबल्ड होता था तो कहा जाता था कि वो पनिशमेंट फ्रॉम गॉड है, उसको भगवान का श्राप है, या भगवान ने उसको कोई पनिशमेंट दी है उसके पिछले जन्म की किसी गलतियों के कारण। ऐसे नज़रिए से उस डिसेबल्ड पर्सन को देखा जाता था। नेक्स्ट, उसे बर्डन ऑन फैमिली और सोसाइटी माना जाता था कि वो एक सोसाइटी पे, फैमिली पे बर्डन है। उसको एजुकेशन में, केयर, एम्प्लॉयमेंट, रहन सहन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी। एंड मेनली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान रखना है अगर इधर से क्वेश्चन बने, कि उन्हें पुअर चैप के नाम से जाना जाता था। पुअर चैप यानी कि बेचारा, जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव व्यू ऑफ पॉइंट से देखा जाता था कि ये बेचारा है, ये कुछ नहीं कर सकता, इस तरह से। और जब उनकी एज थोड़ी मिडिल एज होती थी, ना जो ज़्यादा बूढ़े होते थे ना ज़्यादा बच्चे होते थे, तब उन्हें अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता था। बस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी की। बहुत सारे मॉडल्स गिवन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बायोमेडिकल मॉडल, मेडिकल मॉडल, आइडेंटिटी मॉडल, सोशल मॉडल, माइनॉरिटी मॉडल, एक्सपर्ट, ट्रेजेडी, मोरल, लेजिटिमेसी, एम्पावरिंग, सोशल एडेप्टेड, इकोनॉमिक, डाइवर्सिटी, रिलीजियस, मार्केट, ह्यूमन राइट बेस्ड मॉडल, रिलेशनल मॉडल, एफर्मेटिव मॉडल और स्पेक्ट्रम मॉडल। इतने सारे मॉडल्स गिवन है, बट आपको इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी 5 मॉडल याद कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मेडिकल मॉडल, कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है उसको मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखो कि उसको जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकल है या कॉग्निटिव है, किस लेवल पे है, क्यों है। ह्यूमन बेस्ड मॉडल पे देख सकते हैं आप ह्यूमन राइट बेस्ड मॉडल, कि जैसे आप सभी को पता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत डिसेबल्ड पर्सन के लिए बहुत सारे राइट्स बनाए गए हैं। तो उन डिसेबल्ड पर्सन को अपने राइट्स पता होने चाहिए, उन राइट्स को कैसे क्लेम करना है ये पता होना चाहिए। और इकोनॉमिक मॉडल के काफ़ी सारा फंड्स और नेशनल फंड्स, स्टेट फंड्स बनाए जाते हैं डिसेबल्ड पर्सन को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली। तो आपको ऐसे कुछ मॉडल्स याद करने की ज़रूरत है। बाकी आप इन सब मॉडल्स के बारे में पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहे हैं सब कुछ। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, 4-5 मॉडल की नाम याद कर लो और उनका क्या मीनिंग होता है डेफिनेशन याद कर लो, बस। नेक्स्ट अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन और हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। इसमें से क्वेश्चन बनेगा। इनफैक्ट आपके जो अभी यूनिट टेस्ट हुए थे उसमें से भी क्वेश्चन आया था। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही ये तीनों टर्म्स में दिखे, इन तीनों में डिफ्रेंसिएशन करने को मिले, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, ये फुल फॉर्म आपको याद करनी होगी। ये फुल फॉर्म 1 मार्क में भी पूछ लेता है, और जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इन तीनों में डिफ्रेंसिएशन करने का, तो भी आपको ये मेंशन करना रहेगा। क्या? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप एंड डिसेबिलिटी। किसकी फुल फॉर्म है ये? ICIDH।
क्यों? क्योंकि आपको नाम से ही पता लग रहा है इसने क्लासिफाई किया है इन तीनों अलग अलग टर्म्स को, जिसमें आपको ये टेबल भी याद करनी होगी। ये वाली आप टेबल याद कर सकते हो जो मैंने ग्रीन में किया है अभी। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है और अगर आप ये वाली टेबल बना के आते हो तो काफ़ी अच्छा अफेक्ट पड़ता है चेक कर पे कि हाँ बच्चों को पता है। डिजीज़ का रिजल्ट इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट का रिजल्ट डिसेबिलिटी होता है और डिसेबिलिटी का रिजल्ट हैंडीकैप्ड होता है, या फिर इम्पेयरमेंट से डायरेक्ट हैंडीकैप्ड भी हो सकता है बच्चा। अब इसके बाद आपको नीचे चले हम तो ये तीनों, ये वाला ये जो स्क्रीन अब शो हो रही है आपको, इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। हाँ तो अब इसमें आप देख सकते हो इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड, इन तीनों की डेफिनेशन गिवन है। ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, जिसमें कहा गया है इम्पेयरमेंट ऑर्गन लेवल पे होता है। अकॉर्डिंग टू ICIDH, इम्पेयरमेंट इज एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ फिजिकल या साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस जनरली टेकन इनटू अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन लेवल, मीन्स एक ऑर्गन लेवल पे रहता है, उसे हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। अब इम्पेयरमेंट के रिजल्ट से क्या हो सकती है? डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड एज एन रिस्ट्रक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग जनरली टेकन टू बी एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल। मीन्स ये हमारी एक एबिलिटी को लैक करता है। इसमें आपको दिख रहा होगा इधर लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ एबिलिटी। एक हमने इम्पेयरमेंट क्या पढ़ा कि वो ऑर्गन लेवल पे होता है, वहीं अब डिसेबिलिटी पे आ जाते तो जिस ऑर्गन पे उसको अफेक्ट है उसकी वजह से वो कोई टास्क नहीं कर पा रहा, तो लैक ऑफ एबिलिटी है। नेक्स्ट अब हम आते हैं तो हैंडीकैप्ड ICIDH, which is International Classification of Impairment, Disability and Handicap. The ICIDH defines handicap as a disadvantage for an individual resulting from an impairment, disability which limits or prevents fulfillment of a role that is normal. हैंडीकैप किसे कहा जाता है? एक इंडिविजुअल से उम्मीद की जाती है कि ये तो ये टास्क कर सकता है, बट उम्मीद के लेवल पे वो उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसको हैंडीकैप कहा जाता है। और ये सोशल लेवल पे आ जाता है, पहला ऑर्गन लेवल पे, फिर लैक ऑफ एबिलिटी आती है डिसेबिलिटी में, फिर हैंडीकैप में। सोशल लेवल पे पर्सन एक टास्क को करने के लायक नहीं होता जो उम्मीद की जाती है कि वो कर पाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं तो ये टेबल बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से याद कर लेना इस टेबल को, इसमें से क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन हैंडीकैप, डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट के बारे में पूछे तो आप ये टेबल ड्रॉ करके आनी है, याद से ड्रॉ करके आनी है टेबल। इसमें आपको दिख रहा है कि डिस्टर्बेंस एट ऑर्गन लेवल लिखा है ना, ऑर्गन टिश्यू लेवल। इम्पेयरमेंट में क्या होता है? ऑर्गन लेवल पे। डिसेबिलिटी पे क्या होता है? पर्सनल लेवल पे। और हैंडीकैप में क्या होता है? सोशल लेवल पे, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए लिमिटेशन हो जाती है। कोई पर्सन एक पर्टिकुलर सिचुएशन का, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसके लिए वो बाउंड्री, एक लिमिट सेट हो गई है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये, अब हम इस साइड से इस धर की बात करेंगे। पहली टर्म हमें समझनी है एक्टिविटी लिमिटेशन। एक्टिविटी लिमिटेशन नाम से ही पता लग रहा है कि कोई पर्सन किसी एक्टिविटी को करने के लिए सक्षम नहीं है। उस एक्टिविटी के लिए उसके लिए एक लिमिट सेट है कि वो इस एक्टिविटी को इतने ही हद तक परफॉर्म कर सकता है किसी कंडीशन या फिर डिसेबिलिटी की वजह से। डेफिनेशन आप देख सकते हो, लेकिन एक्टिविटी लिमिटेशन ये टर्म के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हैबिलिटेशन। अब कोई बच्चा पैदा होता है, हम उसको धीरे धीरे चलना सिखाते हैं, तो वो हैबिलिटेशन है कि उसको हम कोई भी नई चीज़ सिखा रहे हैं। बट रिहैबिलिटेशन क्या होता है? जब किसी पर्सन को किसी डिसेबिलिटी या फिर कंडीशन की वजह से वो काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाया, फिर हम उसको वापस चलना सिखाते हैं, उसकी जो भी डिसेबिलिटी है या फिर नई कंडीशन है उस कंडीशन के साथ, तो उसको रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। सारी डेफिनेशन है स्क्रीन पे, आप पोस्ट करके डेफिनेशन रीड कर सकते हो। इन्हीं डेफिनेशन का मीनिंग मैं आपको समझा के चल रही हूँ। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसमें से क्वेश्चन कंफर्म बनता है, कंफर्म
बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होता है? जब किसी भी पर्सन को 40% या फिर 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो तो उस पर्सन को हम बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन कहते हैं। अब ये डिसेबिलिटीज़ जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज़ मेंशन हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सारी डिसेबिलिटीज़। इनमें से कोई सी भी डिसेबिलिटी है, अगर पर्सन को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं कि लो विजन भी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी है, फिर कॉग्निटिव लेवल पे भी उसे कोई डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है, बट बच्चे की बॉडी पे, उस इंडिविजुअल की बॉडी पे 40% या फिर 40% से ज़्यादा अफेक्ट होगा तो उसे हम बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन कहते हैं। इन बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बहुत सारे राइट्स मेंशन हैं। हम कुछ राइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला, एडिशनल बेनिफिट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू सपोर्ट विद बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन, मीन्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं हर सेक्टर में। नेक्स्ट, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो चाइल्ड होते हैं 6 से 18 साल के, उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाती है। किस एज तक के? 6 to 18 ईयर्स तक के उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, 5% रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और 4% रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट जॉब्स में। अब आपको ये दोनों परसेंटेजेस में याद रखनी है कि जो 5% रिजर्वेशन है वो किस में है? गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स में, और वहीं जो 4% रिजर्वेशन है वो किस में है? गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, ये जो 4% रिजर्वेशन था ये अब इंक्रीज करके 4% किया गया है, नहीं तो पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट में ये 3% था। तो आपको ये याद रखना है कि ये 5% का अलग पॉइंट है और ये 4% वाला अलग पॉइंट है। अब इतने आपको राइट्स बहुत है। अगर कुछ और राइट्स की बात कर ले तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि नेशनल और स्टेट फंड्स बनाए जाते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। एक्ट प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज फॉर ऑफेंस कमिटेड फॉर राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि जो भी राइट्स बनाए गए हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए, अगर कोई भी उन राइट्स का वॉयलेशन कर रहा है, उन राइट्स को नहीं मान रहा है, तो उनके लिए पेनल्टीज़ हैं, उन्हें पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी। डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, सेटअप किए गए हैं जो केसेस हैंडल करेंगे वॉयलेशन ऑफ राइट्स विद पीडब्ल्यूडीज। डेजिग्नेटेड कोर्ट सेटअप किए गए हैं जिनके अंदर केस कौन से हैंडल किए जाएंगे? जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट का वॉयलेशन करेगा उनके। को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज गिवन है, उन सारी डिसेबिलिटीज की एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी जिसमें हम 21 डिसेबिलिटीज को डिटेल में समझेंगे। अभी इन सब की डेफिनेशन दी गई है, आप पोस्ट करके चाहो तो पढ़ सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं 1.4 में, जिसमें हम बात करेंगे कॉजेज़ की, प्रिवेंशन की, प्रिवेलेंसी और डेमोग्राफिक प्रोफाइल की नेशनल एंड ग्लोब लेवल पे। तो सबसे पहले कॉजेज़ की बात करते हैं। मैंने आपको पहले बता रखी है कि कॉजेज़ 3 स्टेजेस पे होते हैं, प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल। अब ये इधर दिख रहा होगा आपको केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ये कौन सा पीरियड होता है? प्रीनेटल वाला, जिसमें प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा होता है। उस टाइम पे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं किसी भी डिसेबिलिटी के? तो अवॉइड हार्ड फिजिकल वर्क, की कोई भी मदर कोई भी हार्ड फिजिकल वर्क ना करे, कोई भी ज़्यादा वेट ना उठाए। नेक्स्ट कि अननेसेसरी ड्रग्स और मेडिकेशंस ना करे, ज़्यादा ड्रग्स, अल्कोहल या फिर दवाइयाँ ना ले उस टाइम पे। स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, कंज्यूमिंग अल्कोहल और नारकोटिक्स, ये सब चीज़ों का कंजप्शन अवॉइड करे। ज़्यादा एक्सरेज ना करवाए क्योंकि उसकी जो रेडिएशंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं बच्चे पर। किसी भी इलनेस या फिर ऑफकोर्स बात है किसी भी इलनेस की, या फिर मदर को कोई भी एलर्जी है, इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में मदर ना आए अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में, स्पेशली शुरू के 3 महीने में, क्योंकि वो टाइम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है। नेक्स्ट, अवॉइड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हैविंग वेनेरियल डिजीज़, किसी पर्सन को अगर वेनेरियल डिजीज़ है कोई भी, तो उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में ना आए। प्रिकॉशंस ले अगेंस्ट लीड पॉइजनिंग, अवॉइड टू मच सुरमा एंड कोल, ईट वेल बैलेंस्ड एंड नरिशिंग डाइट। ऑफकोर्स एक प्रॉपर न्यूट्रिशन गेन करे ताकि उसको और बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, एक हेल्दी डाइट ले। नेक्स्ट, ऑल वुमेन ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज नीड 0.4 mg ऑफ फॉलिक एसिड डेली। 0.4 mg इतना अमाउंट में रोज फॉलिक एसिड कंज्यूम करे।
ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स आपको गिवन हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन सब पॉइंट्स को पढ़ लेना अच्छे से कि ensure weight gain at least 10 kgs having regular medical checkup, or pregnant women should give in tetanus injection. वुमेन एट हाई रिस्क चूज वेट लेस देन, जिस वुमेन का 38 kg से कम वेट है या फिर 152 सेंटीमीटर से कम हाइट है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क में रहते हैं। कंसल्ट डॉक्टर इन केस और स्वेलिंग ऑफ फीट, अगर आपके फीट में स्वेलिंग है, आपको ज़्यादा हेडेक है, फीवर है, ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अब हम आते हैं केयर एट द टाइम ऑफ द बर्थ, यानी कि नेटल पीरियड, जब बच्चे का बर्थ हो रहा होता है, डिलीवरी टाइम, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डिलीवरी मस्ट बी कंडक्टेड बाय ट्रेन पर्सनल, मतलब कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो डिलीवरी हो वो एक ट्रेन प्रोफेशनल कराए, एक अच्छे डॉक्टर से करवाया जाए, एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाया जाए। अगर बेबी जल्दी से क्राई नहीं कर रहा है तो उसके पर्सपेक्टिव में हमें स्टेप्स लेने चाहिए। ये सीन आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा, काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा। जब बच्चा पैदा होता है तब वो रो रहा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तब वो रो रहा होता है, अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो हमें कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो जो बेबी का हेड होता है, जब एक पर्टिकुलर डायमीटर सेट होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ तब उसके हेड का साइज़ कितना होना चाहिए। तो अगर बॉय है तो 35 सेंटीमीटर और अगर गर्ल है तो 34.5 सेंटीमीटर हेड का साइज़ होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ऊपर नीचे है तो हमें उस टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक कॉज हो सकता है बच्चे की डिसेबिलिटी का इन फ्यूचर। अब हम नेक्स्ट आते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर पे। ये कौन सा पीरियड होता है? पोस्टनेटल पीरियड, जब बच्चे का बर्थ हुआ होता है उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो टेम्परेचर है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ना जाए, फिर वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट, चाइल्ड गेट्स अ फिट, टेक हिम टू डॉक्टर इमीडिएटली, बच्चे को डॉक्टर के साथ कंसल्ट कराना चाहिए जल्द से। एवरी चाइल्ड शुड बी इम्यूनाइज अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज़, हर बच्चे को किसी भी इन्फेक्शन डिजीज़ के अगेंस्ट में इम्यूनाइज करवाना चाहिए। नेक्स्ट, कि कोई भी बच्चा किसी भी न्यूज़पेपर, पेंट या इंक के कांटेक्ट में ना आए अपने अर्ली टाइम में, क्योंकि फिर वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। इनफैक्ट पेरेंट्स को पता भी नहीं होती ये चीज़ें ज़्यादातर, बट हाँ, बच्चे को ऐसे केमिकल वाली किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, चाइल्ड गेट वेल बैलेंस डाइट, ऑफकोर्स बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, बच्चा किसी भी गलत एक्टिविटी में ना पड़ जाए, किसी भी ड्रग या अल्कोहल का कंजप्शन ना करे। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हो, बाकी इतने पॉइंट्स इनफ हैं। नेक्स्ट लास्ट अब हम आते हैं 1.5 में, जिसमें हमें पढ़ना है क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो इट इज़ एन अप्रोच दैट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, it is an approach which comprehensively take into an account all different kinds of disabilities together and promote collective planning. Means क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच सारे डिसेबिलिटीज़ को एक ही साथ रख के एक कलेक्टिव प्लानिंग को सपोर्ट करता है। इससे नहीं कि कोई भी पर्सन में अलग अलग डिसेबिलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नीड की। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच की नीड क्या है, किस लिए ज़रूरी है ये? तो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए अगर हम सारी डिसेबिलिटीज़ को एक ही नज़रिए से देखेंगे, साथ में रख के देखेंगे, तो हम एक बेटर डिसीजन की तरफ पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। किसी भी पर्सन को अलग अलग डिसेबिलिटी है, इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए सभी पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट, इक्वल मेंबरशिप इन द सोसाइटी। ऑफकोर्स अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो हर पर्सन को इक्वल मेंबरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। क्रॉस डिसेबिलिटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? पहला, इंडिपेंडेंस। ऑफकोर्स अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। तो एज वी डिस्कस्ड, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच प्रोवाइड एक्सपोजर टू डिसेबल्ड मिक्स इन सोसाइटी। डिसेबल्ड लर्न टू लिव इंडिपेंडेंट, वर्क इंडिपेंडेंट फॉर अचीविंग इक्वालिटी लाइफ। अब हमने देखा कि क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच के तहत सभी पर्सन को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं सोसाइटी में। तो उसे होगा देख के कि सामने वाला पर्सन कर रहा है, उसके पास भी इक्वल राइट्स है, मेरे पास भी इक्वल राइट्स है, तो मैं भी करूँ। तो वो अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग, इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए मोटिवेटेड रहेगा। फुल सिटीजनशिप मिलेगी। नेक्स्ट, टोटल इंक्लूजन मिलेगा। प्रमोट लीडरशिप होगा। फुल इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड लॉज। प्रोग्राम टू इनहेंस द लाइफ, टू इंश्योर राइट टू लिव, यूनिफॉर्मिटी इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, एजुकेट द पब्लिक एंड गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स
रिगार्डिंग इश्यूज एंड अफेक्टिव पीपल विद डिसेबिलिटी। अब आप खुद सोचो, सबके लिए सेम राइट्स हैं, सारी डिसेबिलिटीज़ को एक साथ रख के कलेक्टिव प्लानिंग की गई है कि पर्सन को चाहिए डिसेबिलिटी हो, चाहिए डिसेबिलिटी हो, चाहिए डिसेबिलिटी हो। इस पूरे सर्कल को एक ही तरह से देखा जाएगा तो ऑफकोर्स ये सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे कि पर्सन में इक्वालिटी की भावना आएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा सोसाइटी में। उन्हें जो भी राइट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू RPWD एक्ट के तहत ही अगर हम बात कर ले तो उनका अच्छे से यूज़ हो पाएगा, क्योंकि पर्सन्स को पता होगा कि इसके पास ये राइट है, ये राइट मेरे पास भी हो सकता है। अलग अलग जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी है कोई भी डिसेबिलिटी का राइट क्लेम करने के लिए, ये सारी चीज़ें पता होंगी क्योंकि पूरी सोसाइटी में सेम लॉज सेम रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा 1.5 पे कंप्लीट होता है और हमारे यहीं पे यूनिट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे बाहर यूनिट 1 में कुछ भी नहीं आएगा। ये नोट्स में काफ़ी डीप में दे रखे हैं क्योंकि ये अच्छे लेवल के अगर आप B.Ed करते हो स्पेशल एजुकेशन में तो हो सकता है कि आपको सेम टॉपिक बट ज़्यादा डीप में पढ़ने पड़े, ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ना पड़े। बट आप एक डिप्लोमा लेवल पे पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो डिप्लोमा लेवल में इतना ही आएगा, ये मोर देन इनफ है डिप्लोमा लेवल के लिए। तो इसी के साथ हमारा 1.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।